मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी हमने विधि के शासन के बारे में अध्ययन किया और ये जाना कि विधि का शासन क्या है और कैसे लागू होता है तथा किन किन पर लागू होता है। विधि का शासन खास तौर से ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में जाना जाता है कि विधि का शासन, और डायसी ने भी विधि के शासन को ब्रिटेन की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के अनुरूप लिखा और बताया हमें। अब हम विधि के शासन पर कुछ सीमाएं हैं, कुछ उसके ऊपर रोक हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में विधि के शासन पर क्या सीमाएं हैं। विधि के शासन का उदय ब्रिटेन में आज से लगभग 3 सदी पूर्व हुआ और आज भी ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लेखक इस बात का दावा करते हैं कि ब्रिटेन में विधि का शासन है, लेकिन इंग्लैंड के संविधान और शासन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में भारी अंतर पाया जाता है और विधि के शासन पर भी ये बात लागू होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक कानूनी दृष्टि से समान है। राजा से लेकर निर्धन व्यक्ति तक सभी विधि के नियंत्रण में हैं। सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय तथा किंतु आचरण की दृष्टि से ये सभी बातें निर्मूल हैं। कई ऐसी बातें हैं जो विधि के शासन से मेल नहीं खाती हैं। उनके आधार पर हम डायसी के इस विचार से सहमत नहीं हो सकते कि इंग्लैंड में विधि का शासन सर्वोच्च है। अब हम जानेंगे कि विधि के शासन पर वहाँ पर क्या सीमाएं हैं। अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डायसी ने प्रतिपादित किया है कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। शासन व्यवस्था होने के ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई विवेकात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु वास्तविकता ये नहीं है। वहाँ पर अधिकारी अपनी विवेकात्मक शक्ति का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है और सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें, इस दृष्टि से उन्हें विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है और वे अपने विवेकानुसार परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि सामान्य व्यक्तियों और लोक सेवा अधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए, किंतु ब्रिटेन में भी लोक सेवा अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में 1892 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 मास की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए। अगर 6 मास के बाद कोई करता है तो वह उस पर लागू नहीं होती है। साथ ही यदि सरकारी कर्मचारी पर चलाया गया अभियोग साबित न हो तो जिस व्यक्ति ने अभियोग चलाया है उसे उसका खर्चा देना पड़ता है। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस नहीं करता है। प्रदत्त व्यवस्थापन लगभग पिछले 60-70 वर्षों में राज्य के कार्यों और उसके परिणाम स्वरूप कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंपा गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। यह प्रदत्त व्यवस्थापन ही भी विधि के शासन को सीमित ही करता है। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था में विधि के शासन को निश्चित रूप से बहुत आघात पहुंचा है। प्रशासनिक नियम और न्यायालय भी विधि के शासन पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, जैसे सामान्य व्यक्ति और राज्य पदाधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हों, किंतु व्यवहार के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम आदि के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया है। इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की ओर जाती है। डॉनमोर समिति ने 1932 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण
सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक और कम खर्च में कार्य करते हैं, ये भी एक तथ्य है। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अर्ध न्यायिक रूप में कार्य किया जाता है। 1946 में राष्ट्रीय बीमा अधिनियम के अनुसार बीमा अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील स्थानीय अपील न्यायाधिकरण में की जा सकती है। इसी प्रकार से मूल्य निर्धारण अधिकारी मकान के मूल्यों का निर्धारण कर सकता है और इसके कारण इस अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील मूल्य निर्धारण न्यायालय में की जा सकती है। इस प्रकार के प्रशासनिक न्यायालयों की संख्या इंग्लैंड में बढ़ती ही जा रही है। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा भी ब्रिटेन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विधि के शासन पर सीमाएं लगाती हैं। जैसे इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता है, न ही किसी न्यायालय के सम्मुख उन्हें पेश किया जा सकता है। इसी प्रकार सम्राट अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में भी स्वतंत्र हैं। विधि का शासन विदेशी शासकों तथा राजदूतों पर लागू नहीं होता है। देश के कानून का उल्लंघन किए जाने पर भी उन पर किसी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता है और न ही किसी विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने के प्रमाण पत्र दे सकता है या उसका खारिज कर सकता है। यह वांछित विदेशी को देश से बाहर निकाल सकता है। इस प्रकार कार्यों के विरुद्ध उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। सैनिक दल के सदस्यों पर सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है और उनका अभियोग सैनिक न्यायालय में ही निर्णित होता है। चिकित्सक परिषद के अधीन होते हैं। प्रतिष्ठित धर्मोपदेशक धर्मपरक न्यायालयों के ये सभी तथ्य सामान्य कानून और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। इस प्रकार ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन में यह साबित करती हैं कि विधि के शासन पर वहाँ पर कुछ सीमाएं हैं। बिल्कुल सर्वोच्च रूप में विधि का शासन वहाँ पर नहीं पाया जा सकता है और न ही वहाँ पर पाया जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार का जो सिद्धांत ब्रिटेन में पाया जाता है वह विधि के शासन पर भी पूर्णतः लागू होता है। विधि के शासन का एक बाहरी रूप और एक उसकी आत्मा। विधि के शासन का एक बाहरी रूप ये है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय होने चाहिए। 3 सदी पूर्व से आज की परिस्थितियां बहुत अधिक बदल चुकी हैं, बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। इसलिए इस शाब्दिक अर्थ में विधि के शासन को अपना पाना संभव नहीं है। आज इंग्लैंड में अनेक रूपों में इसका उल्लंघन किया जाता है और अब इंग्लैंड में बहुत अधिक सीमा तक प्रशासनिक न्यायालयों का विकास हो रहा है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में विधि के शासन को अपना पाना अब संभव नहीं है, लेकिन विधि के शासन की एक भावना, एक आत्मा तथा एक उसका लक्ष्य है। विधि के शासन की भावना तथा लक्ष्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समानता या समान हो, मनमाने शासन का विरोध हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता हो और ऐसी स्थितियां जिनमें सभी व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सके। इस रूप में विधि का शासन उदारवादी चिंतन और उदारवादी लोकतंत्र का सदैव ही एक लक्ष्य रहा है और रहेगा। तो विधि के शासन की जो भावना और उसका जो लक्ष्य है, उदारवादी लोकतंत्र उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है और आगे भी रहेगा।